तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 2 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली यूनिट, जो कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में यूनिट नंबर 3 होता है। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, जिसमें से z जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है। हमें पता है z इधर लिखा, ऑब्वियसली z जो है दोनों का फंक्शन दिख रहा है, x और y का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे x का भी करूंगा, y का भी करूंगा, है ना। y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx लिखूंगा मैं, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो। बट पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जो भी होता है सबको कांस्टेंट लिया जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है डेल अपॉन डेल, और यहाँ पे जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल x के रिस्पेक्ट में, तो डेल बाय डेल x, जैसे d बाय dx होता है वैसे डेल बाय डेल x पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूँ पूरे चैप्टर में, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे काम आएगी, तो इसे भूलिएगा मत। वो ये है कि z जो है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। z जो है वो x और y का फंक्शन है, इसीलिए कहीं पर भी z का डिफरेंशिएशन जीरो मत करना। ये हमेशा याद रखना कि z, जैसे मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z को कांस्टेंट मत मानना। z मतलब x के अलावा सबको कांस्टेंट मानते हैं, तो गलती से आप z को कांस्टेंट ना मान लें। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि डेल z बाय डेल x, यानी इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वो जीरो नहीं होता है, ये याद रखना। ठीक है, डेल z बाय डेल x लिख दिया मैंने अभी, क्या है, और डेल z बाय डेल y भी, बेसिकली मतलब z का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो नहीं होता। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पर्टिकुलरली ये चीज का मतलब नहीं है कि x के रिस्पेक्ट में, तो अगर y के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है तो उसे जीरो नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब होता कैसे है वो समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो मैंने जैसे यहाँ पे z है, तो देखिए अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा z का, अभी मैंने बताया कि z का पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा क्योंकि वो x और y का फंक्शन है। अब जैसे नॉर्मली हम जब नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y का अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर y की जगह पे क्या लिख देते हैं, डेल y बाय डेल x लिख देते हैं। z होता है तो डेल z बाय डेल x, t होता है तो डेल t बाय dt बाय dx, ये सब लिख देते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब भी z का होगा तो उसे डेल z बाय डेल x लिखा जाएगा। ठीक है, तो z का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, डेल z बाय डेल x। y के रिस्पेक्ट में होगा तो डेल z बाय डेल y लिखाएगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, तो मतलब वही पार्शियल कर रहे हैं लेकिन x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, लिख दिया, प्लस ये लिखा है 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर का जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सब कांस्टेंट, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है तो 2 को तो एज इट इज लिखो, y वाला वेरिएबल भी इसमें कांस्टेंट माना जाएगा, उसको कांस्टेंट लिखो, और x बचा। अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये जो है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया इस इक्वेशन का। y के रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या होगा, है ना। y के रिस्पेक्ट में ये ऐसे भी लिखा था, डेल z बाय डेल, सॉरी डेल बाय डेल y। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में देखिए मैंने लिखा डेल z बाय डेल y। क्यों लिखा, क्योंकि z का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा अभी बताया मैंने, डेल z बाय डेल y। एक्स स्क्वायर मैंने क्या बोला था, y के अलावा हर एक वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करना है जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो z तो देखिए फंक्शन ऑफ x एंड y है तो वो कांस्टेंट ट्रीट नहीं होगा। उसके अलावा एक्स स्क्वायर क्या y है, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो कांस्टेंट कंसीडर हो रही है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। फिर यहाँ पे प्लस 2 एक कांस्टेंट है और x पर्टिकुलरली इस केस में क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x भी क्या हुआ, कांस्टेंट, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब करेंगे हम क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो y स्क्वायर का कितना होगा, 2y, तो वो 2 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4 और ये y, तो ये हो गया y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो चीज आपने सीख ली। अब हमारी इस यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका मतलब है कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना यानी बनाना है। अब समझो एक बात कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो सकती है 3 तरीके से। मतलब आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा, फॉर एग्जांपल ये ऐसा फंक्शन दिया होगा, और आपको पहली बात फॉर्म करने का पहला तरीका है कि फॉर्मेशन ऑफ पीडीई बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब मेन चीज देखो, सब में फॉर्मेशन ऑफ पीडीई बाय एलिमिनेटिंग ये सब लिखा हुआ है, मेन चीज समझनी जरूरी है। इसमें है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसमें आर्बिट्ररी फंक्शन, इसमें स्पेशल फंक्शन। मतलब या तो हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा के उसको पीडीई फॉर्म करेंगे, या हम आर्बिट्ररी फंक्शन हटा के पीडीई फॉर्म करेंगे, या हम स्पेशल फंक्शन हटा के पीडीई फॉर्म करेंगे। देखिए अब मैं बता देता हूँ क्या होता है एक एक करके, देखिए एक एक करके समझेंगे कैसे बनाते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab, ऐसी इक्वेशन लिखिए। अब इसमें a और b जो है, ठीक है,
या सी भी हो सकता है, ए बी सी ये तीन हो सकते हैं, ए बी सी डी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ए बी सी है, कैपिटल ए बी सी हो सकता है, तो ये जो है और क्वेश्चन में गिवन होगा कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, ठीक है। बट वैसे बेसिक सेंस भी है कि ए बी जो है यहाँ पे क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, एक्स वाई वेरिएबल है और जेड जो है एक्स वाई का फंक्शन है ना। और ए बी जो है, ए और बी वो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो हमें बेसिकली ए और बी को रिमूव करते हुए एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा आर्बिट्ररी फंक्शन, तो अब आर्बिट्ररी फंक्शन क्या होता है वो समझना जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऐसी लिखी है, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये साथ में कुछ और मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, वो क्वेश्चन डिफरेंट आ सकते हैं। इस पूरे वन शॉट में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। देखिए, तो z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा आएगा कि आर्बिट्ररी फंक्शन f को रिमूव करके एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कीजिए। तो यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म आएगा तो आपको समझ जाना है कि हमें आर्बिट्ररी फंक्शन रिमूव करना है। अब कांस्टेंट और फंक्शन दोनों की मेथड जो है बिल्कुल सेम है ना। उसमें हमें पी क्यू आर एस टी ये पांच में से कोई दो चीजों का रिलेशन बनाना होता है। अब ये पी क्यू आर एस टी क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी, है ना। और लेकिन स्पेशल फंक्शन वाली चीज थोड़ी सी अलग है। स्पेशल फंक्शन में जो है आपको जो क्वेश्चन होगा वो ऐसा होगा, एफ ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा होगा, फंक्शन ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। अब ध्यान देने वाली बात इसमें है कि इसमें जो u और जो v है, u और v ये दोनों ही फंक्शन ऑफ x y z तीनों है, फंक्शन ऑफ x कॉमा y कॉमा z, ये तीनों दोनों जो है वो फंक्शन ऑफ x भी है, फंक्शन ऑफ y भी है, फंक्शन ऑफ z भी है, ठीक है। तो अब ये चीज हुई। अब मैं अगर इसका भी एग्जांपल लिख देता, ओके मैं इसका भी एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे इनके तो एग्जांपल लिखे मैंने, इसका भी एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ऐसा है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये जो पूरा फंक्शन है वो u कंसीडर होता है, ये पूरा फंक्शन जो है वो v कंसीडर होता है। एंड दिस टाइप से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है या स्पेशल फंक्शन को एलिमिनेट करना है। और ये क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, 90% चांसेस है कि क्वेश्चन में गिवन होगा, 10% अगर नहीं गिवन है। आइडेंटिफाई करना मैंने बता दिया, सॉल्व कैसे करते हैं उस पर आते हैं। उससे पहले एक चीज देखिए, मैंने जैसे बोला कि इन दोनों में हम पी क्यू आर एस टी की बात करेंगे, तो पी क्यू आर एस टी क्या होता है पूरे चैप्टर में आपको यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर मैंने डेल जेड बाय डेल एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया है, तो उसे हम बोलते हैं p, याद रखिएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैंने z का y के रिस्पेक्ट में किया है तो वो q। अब ये दोनों तो इजी है, p और q याद हो जाते हैं बच्चों को। p जो है वो z का डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, एंड q जो है वो z का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। बट RST में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो वो भी मैं करा दूंगा याद। देखो p q के बाद क्या आता है r। अब जरा सीक्वेंस में चलना, पहले तुमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, फिर तुमने y के रिस्पेक्ट में किया, अब x के रिस्पेक्ट में डबल बार कर रहे हो तो वो r हो जाएगा, ठीक है। मतलब डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर, यानी z का x के रिस्पेक्ट में डबल दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना r कहलाता है। फिर अगर हम y की बात करें, y क्या होगा, सॉरी पी क्यू आर एस टी, सॉरी s आएगा ना पहले, हाँ। अब s क्या होगा, देखो पहले x के रिस्पेक्ट में किया, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में दो बार हो गया, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, x के रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है, x दो बार हो गया। अब xy ले लो, तो अब डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x। अब इसको समझना ध्यान से, किसका मतलब क्या है। डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x का मतलब है कि z का पहले आपने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, देन जो आंसर आया उस आंसर का आपने y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये जो डिफरेंशिएशन किया पार्शियल डिफरेंशिएशन वो x के रिस्पेक्ट में किया। अब अगर मैं इस इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट में फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे डेल z बाय डेल x है ना। अब डेल z बाय डेल x का मैं जब वापस से करूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डेल z, सॉरी डेल ऑफ दिस अपॉन डेल y आएगा, है ना। और इधर साइड जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये तो x की टर्म थी तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, यानी कि ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे लिखने की बजाय मैं ये जो दो डेल है उनको डेल स्क्वायर लिखता हूँ, मतलब मैं नहीं लिखता हूँ, जनरल नोटेशन है ये। तो ये हो गया डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x, ठीक है। तो उसे s बोलते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक लास्ट जो है हमारा फिफ्थ, जो हम बात करें कि p q r s t, अब आएगा t। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में दो बार हो गया, x वाले का y के रिस्पेक्ट में हो गया, अब y का दो बार बचा है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर जो होगा उसे हम बोलेंगे कि वो t होता है, ठीक है, दैट्स इट। तो मैंने पी क्यू आर एस टी क्या होते हैं वो भी आपको बता दिया, आर्बिट्ररी फंक्शन रिमूव करने का बता दिया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव करने का बता दिया, और स्पेशल फंक्शन वाली चीज बता दी। अब ये जो तीनों टॉपिक है इनको थोड़ा डिटेल में अपन समझते हैं कि तीनों टॉपिक्स है क्या और इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो अब हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ पीडी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ये रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं नीचे लिख चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक वर्किंग स्टेप्स बता रहा हूँ जो कि हर क्वेश्चन में सेम होगी फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाले में। देखिए, सबसे पहली स्टेप होगी कि आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एंड देन उसे नेम वन देना है। ठीक है, एक एक स्टेप करके यहाँ पे सॉल्व भी करते जा रहा हूँ ताकि आप देखते जाइए, और बीच बीच में क्या लाइंस लिखनी है वो अभी लिखते रहा हूँ मैं। ठीक है, वो बताऊंगा, अभी सिर्फ स्टेप समझाने के लिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। पहला है कि पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं। जेड का पार्शियल डिफरेंशियल होगा डेल जेड बाय डेल एक्स। क्यों? क्योंकि इसका जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है, याद रखना एक्स और वाई का फंक्शन है ना। बाकी एक्स के अलावा सारे जो भी कुछ भी होगा एक्स के अलावा वो सब कांस्टेंट माना जाएगा इस इक्वेशन में, हमें पता है। तो क्योंकि हम अभी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएट, तो ए इंटू एक्स, ए तो कांस्टेंट है ही सही है, और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब ए आ गया, प्लस बी इंटू वाई, बी भी कांस्टेंट और यहाँ पे वाई को भी ट्रीट किया जाएगा एज अ कांस्टेंट, तो जीरो। ए को ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, इन दोनों का डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आया है ये। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 डेल जेड बाय डेल एक्स यानी कि ए आ चुका है। अब मैं इसे इक्वेशन 1 अभी नहीं बोलूंगा, इक्वेशन 1 में कब बोलूंगा, मैं पहले डेल जेड बाय डेल एक्स मुझे पता है किसे बोलते हैं, पी को बोलते हैं, तो मैं पी इक्वल्स टू ए लिख के इसे इक्वेशन 1 बोल दूंगा। मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप है कि जो क्वेश्चन था उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई और उसको इक्वेशन 2 बोल दो। चलो, ये क्वेश्चन था, इसको वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब जेड का वाई के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं होगा क्योंकि जेड एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो इसीलिए जेड का जो है वो आएगा डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल वाई आएगा। ए कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट रीड होगा तो एक्स का भी जीरो, मतलब एक्स का जीरो हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस बी इंटू वाई, बी कांस्टेंट है और वाई का हो गया 1, तो ये बी एज इट इज आ गया। ठीक है, प्लस ए बी दोनों कांस्टेंट होते हैं तो उसका जीरो, तो देखो यहाँ पे जीरो प्लस बी प्लस जीरो होता है बी, तो मैं सबको हटा के सिर्फ बी लिख सकता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में मुझे पता है कि डेल जेड बाय डेल वाई क्या होता है, मेरा क्यू होता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, क्यू इज इक्वल टू मेरा बी होता है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, 2 स्टेप कंप्लीट हो गई, इतनी आप सब कर लेंगे। मेन थोड़ा सा जो ट्रिकी पार्ट है वो उसके बाद ही स्टार्ट होता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 के बीच में कोई रिलेशन फाइंड करो, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन द गिवन इक्वेशन या गिवन क्वेश्चन। तो अभी सबसे पहली चीज आपको समझना जरूरी है कि जो ये क्वेश्चन है इसमें अगर जैसे मुझे ए और बी की वैल्यू प्रॉपर मिल चुकी है, तो यहाँ पे जैसे वैल्यू मिली मुझे, तो ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट अप कर दूंगा। जैसे ए की वैल्यू मिल गई मुझे पी, मैं पुट कर दूंगा, बी की वैल्यू क्यों मिल गई तो मैं पुट कर दूंगा, है ना। अगर उससे थ्रू आउट द इक्वेशन ए बी गायब हो रहे होंगे तो क्लियर है। अब एक और चीज, थ्रू आउट द इक्वेशन का मतलब होता है कि मतलब मेरे वेरिएबल के साथ में वो कुछ इंटरेक्शन ना कर रहे हो, जैसे कि x प्लस ए का होल स्क्वायर ना लिखा हो, x इंटू में a ना लिखा हो, वैसे हट जाने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ऐसे अलग से इस ए बी से हमें दिक्कत नहीं है, हमें इस a और इस b से दिक्कत है। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा डायरेक्टली, लेकिन अगर मान लो मुझे a और b की वैल्यू नहीं मिली होती तो मैं रिलेशन फाइंड करता बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2। आगे हम जब अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें ऐसा केस आएगा तो मैं बताऊंगा, बट ये स्टेप्स मैंने लिखी क्योंकि ये स्टेप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस स्टेप से। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाले। फिर देखो, अब मुझे मिल गई वैल्यूज तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, है ना। अगर मैंने देखो इन 3 स्टेप में मेरा आंसर खत्म हो गया बस, है ना। अगर थर्ड स्टेप नहीं वर्क करती तो फिर मैं फोर्थ स्टेप पे जाता, और वो है कि RST फाइंड करो। आर मतलब क्या होता है, ये जो एक्स वाली इक्वेशन थी ना इसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कर देता, तो मुझे यहाँ पे मिल जाता आर इक्वल्स टू जो भी मिलता, या एस फाइंड करूं मैं। एस फाइंड करने का मतलब होता है कि जो एक्स वाली है उसका वाई के रिस्पेक्ट में कर दूं तो मुझे कुछ आंसर मिल जाता। फिर टी का मतलब होता है कि वाई वाली का डबल कर दो, वो कर देता तो मुझे कुछ आंसर मिलता। तो बेसिकली अगर मुझे थर्ड स्टेप पे आंसर नहीं मिल रहा है तो मैं फोर्थ स्टेप पे जाऊंगा, और फिर फोर्थ स्टेप अगर मैंने करी RST निकाले मैंने, तो फिर मुझे RST में से किसी दो के बीच में रिलेशन निकालना है, मींस R और S के बीच का रिलेशन निकालना है, या S और T के बीच का, या फिर R और T के बीच का। बट अभी मेरा 3 स्टेप में देखो थर्ड स्टेप वर्क हो गई, क्यों? क्योंकि मुझे A और B की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई, B की वैल्यू भी डायरेक्टली मिल गई, मतलब मेरे A और B गायब हो सकते हैं इक्वेशन से। मैं क्या करूंगा, जो मेरा क्वेश्चन है मैं उसको लिखूंगा Z इक्वल्स टू A की जगह पे मैं यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिली है P, मैं डाल दूंगा, प्लस ये मेरा है Y के साथ में B की जगह पे जो वैल्यू मिली है यानी कि Q मैं डाल दूंगा, प्लस फिर से A की जगह पे मुझे P मिला है और B की जगह पे मुझे Q मिला है। तो ये मेरी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप देखेंगे और आप बोलेंगे कि इतने से क्वेश्चन के 7 मार्क्स, तो हाँ इतने से क्वेश्चन के 7 मार्क्स, लेकिन वो इतना इजी पूछेंगे नहीं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए छोटा क्वेश्चन लिया था मैंने, बट ये भी इतना सा क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ पे तो इतने से पार्ट में हुआ है, बट एग्जाम में इसको आप आराम से 1.5 पेज या 2 पेज का बना सकते हैं। कैसे? बीच बीच में कुछ लाइंस लिखनी होती है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके ऊपर गिवन लिखना होता है, गिवन में आपको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। देन आपको लिखना है पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन 1 बोल के, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जो आएगी फिर उसको p इक्वल्स टू समथिंग करके इक्वेशन 2 बोल देना। फिर लिखोगे कि अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, जो आएगी आप उसको क्यू रख के यहाँ पे उसको b बोल के इक्वेशन 3 बोल देना। फिर अगर वैल्यू मिल गई तो आप बोलोगे कि पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, मतलब 2 और 3 को 1 में पुट किया।
ऐसे आप स्टेप्स लिखेंगे और यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। या फिर अगर आपको मान लो कि वैल्यू नहीं मिली थी, आपको रिलेशन मिला था, तो आप बोलोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, और फिर जो रिलेशन मिला वो लिखोगे, समझाऊंगा आगे। तो ऐसे इजी क्वेश्चन ही है इसके। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो यूनिट है वो बहुत इजी और स्कोरिंग यूनिट है, तो अच्छे से पढ़ेंगे उसे तो अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक दो, देन फिर हम आर्बिट्ररी फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 1, जो कि है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये कैसे पता चला? क्वेश्चन में लिखा होगा कि एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर नहीं भी लिखा तो हमें पता है, देखो दिख रहा है ए बी है और कोई फंक्शन नहीं है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1 क्या थी वो याद करो। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बता रखी है, मैंने आपको पांचों छह जो स्टेप्स है बताइए कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो फर्स्ट स्टेप थी कि इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसको, और हमने बोर्ड को डिवाइड कर दिया। हाँ, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमने लिख दिया और एरो लगा दिया। अब इधर आ जाओ, x के रिस्पेक्ट में करो, z का करा x के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है? डेल z बाय डेल x। कैसे होता है बता चुका हूँ मैं, इक्वल्स टू। अब इसमें चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल मैं वैसे देखो बता चुका हूँ चेन रूल क्या होता है। चेन रूल जैसे कि मान लो मैंने लिखा है, इसी का लेते हैं एग्जांपल, जैसे x माइनस ए का स्क्वायर है, तो x माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें x माइनस ए का स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन करना आता ही नहीं है, हमें बस इतना पता है कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो ठीक है ना, हम इसे कोई वेरिएबल बोल देते हैं, x माइनस ए को t मान लेते हैं। तो x माइनस ए को t माना, तो x माइनस ए मेरा t हो गया, मतलब ये t का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2t। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा? 2। और t किसको बोला था मैंने? इसको ही बोला था, तो वापस से ये लिख दूंगा ना, लिख दिया। अब जिसको मैंने माना था कि भाई आप मेरे t हो, उसका भी तो डिफरेंशिएट माना जिसको, उसका भी तो करना पड़ेगा। तो x माइनस ए को माना था, तो x माइनस ए का फिर से करो। x माइनस ए का करोगे जो कि इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो x का होता है 1 और a का होता है 0, तो 1 माइनस 0 1 होता है और 1 इंटू समथिंग वही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये चेन रूल भी बता दिया मैंने। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा आएगा? तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2 x माइनस ए में x का 1 हुआ, माइनस ए का 0 हो गया, खत्म। प्लस यहाँ पे x है क्या? है ही नहीं। y भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, तो y और b कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने बोला था कि इसको क्या बोलोगे? आप p बोल दोगे। p बोलने के बाद मैंने क्या बोला था कि आप इसको इक्वेशन 1 डालोगे, लेकिन रुक जाओ, इक्वेशन 1 डालेंगे बट जब हमें कॉमन सेंस से दिख रहा है कि क्वेश्चन में देखो x माइनस ए वाली टर्म को मैं रिमूव कर सकता हूँ बहुत इजीली। कैसे? मुझे यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू मिल जाएगी ना, है ना। मैंने बोला था कि a की वैल्यू मिल जाए तो, पर a से अच्छा मुझे तो डायरेक्ट x माइनस ए की वैल्यू मिल जाएगी, पूरे की मिल जाएगी, तो क्यों ना मैं उसको ले लूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? p/2, यहाँ पे देखो इम्प्लाइज लगा देना, वरना कुछ टीचर्स जो है वो फॉर्मेट के मार्क्स भी काट लेते हैं, ठीक है। तो p/2 हो गया। और अगर आप आरजीपी में लिख रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में लिख रहे हो, तो अगर आप जितना अच्छे से स्ट्रक्चर से स्टेप बाय स्टेप बीच में लाइंस जो जो लिखना है वो सब कुछ लिख के करोगे सॉल्व, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और वैसे भी ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, तो इनमें स्टेप्स लिखो प्लीज, डोंट स्किप इट। तो ये आ गया, उसको इक्वेशन 1 बोल दो। फिर सेकंड स्टेप क्या थी याद करो? पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन का मैंने एक चीज मिस कर दी। सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन, ठीक है। ये जो लाइन लिखी पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, उसके ऊपर आपको गिवन में एज इट इज क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। और उसको इक्वेशन 1 बोलना है, तो मैं अभी फिलहाल इसको दे देता हूँ, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना बस। अब मैं और यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। हम जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, उसी का करते हैं x और y के रिस्पेक्ट में, तो वही लिखना है। इसलिए गिवन में एक बार क्वेश्चन आपको एज इट इज कॉपी करना है गिवन में, और हमेशा गिवन में क्वेश्चन कॉपी करो ही सही। M2 में तो करो, क्योंकि M2 में कैसे क्वेश्चन है? सॉल्व 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 ऐसे लिखे रहेंगे, फर्स्ट यूनिट पूरी बस सॉल्व लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो अब अगर आप पहले से गिवन लिख दोगे तो टीचर को अपने पेपर में बार बार क्वेश्चन टैली नहीं करना पड़ेगा। वो एक बार आपकी कॉपी और पेपर में टैली करेगा, उसके बाद से आपके पेपर आपकी कॉपी से सॉल्व करेगा, चेक करेगा वो, ठीक है। तो इसलिए गिवन लिखा करो। चलो, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, z का क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, डेल z बाय डेल y, वेरी गुड।
इसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि x कांस्टेंट, a कांस्टेंट, x माइनस a कांस्टेंट, x माइनस a का स्क्वायर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अरे सब आता है अब तो यार, जीरो प्लस समथिंग, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, इस पे आ जाओ। ये है y माइनस बी का होल स्क्वायर, अब y माइनस बी का स्क्वायर है तो क्या करूंगा, 2y माइनस बी हो जाएगा। अरे वेरी गुड यार, स्मार्ट, 2y माइनस बी। फिर क्या करूंगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, वेरी गुड। y माइनस बी का फिर से करूंगा, y का हो जाएगा 1 माइनस बी का, जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 माइनस जीरो क्या होता है 1, और 1 इंटू में समथिंग वही आता है तो वही आएगा ना, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए अगले पे आ जाओ। आगे क्या है, ये होता है q इज इक्वल टू 2y माइनस बी, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो मुझे क्या है, मुझे फिर से लिख रहा है क्वेश्चन में कि y माइनस बी की वैल्यू मुझे मिल सकती है, तो मिल सकती है तो उसी को लूंगा ना मैं, 2 को डिवाइड कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा q/2 इक्वल्स टू y माइनस बी। मिल गया, इक्वेशन 2 बोल दिया। अब थर्ड स्टेप क्या थी, सॉरी इक्वेशन 2 तो ये हो चुकी है, इक्वेशन 3 बोल दिया, ठीक है, 2 तो ये हो गई है ना। चलो जल्दी से बताओ थर्ड स्टेप क्या थी, जल्दी बताओ थर्ड स्टेप क्या थी। थर्ड स्टेप थी कि चेक करो क्या इक्वेशन 2 और 3 में, मतलब उसमें 1 2 लिखा था मैंने क्योंकि मैंने गिवन वाली को 1 नहीं बोला था, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है 2 और 3, इनमें रिलेशन फाइंड करो। अगर सॉरी रिलेशन फाइंड करने से पहले भी क्या बोला था कि उनकी वैल्यू a b में पुट कर दो अगर हो रही है तो, या रिलेशन फाइंड करो। तो देखो रिलेशन तो नहीं है, इधर भी x माइनस ए समथिंग ये है और ये y माइनस बी, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या क्वेश्चन में, हाँ, x माइनस ए की वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट यानी कि a और b गायब हो जाएंगे। तो अब क्या बोलोगे तुम, पुट द वैल्यू, या फिर बस पुट भी मत बोलो, पुटिंग बोल दो डायरेक्टली, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, बोल दिया। ये बोलने के बाद में क्या होगा आपका, एम्प्लाइज। अब एक बार तो क्वेश्चन ही लिख दो एज इट इज, z इज इक्वल टू x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर। लिख दिया, वेरी गुड। चलो अब जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, z की जगह पे कुछ पुट हो नहीं हो रहा, x माइनस ए की जगह पे कुछ पुट हो रहा है क्या, हाँ, x माइनस ए की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 से मिल रही है हमें p/2, तो क्या करोगे p/2 लिखोगे। अब x माइनस 2 का क्या, x माइनस ए का क्या था, स्क्वायर था, वेरी गुड, तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है, प्लस y माइनस बी की वैल्यू क्या मिल रही है, q/2 रख दो, पर q/2 का भी क्या है, स्क्वायर है, वेरी गुड, तो स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करना, अगर तुम्हें बेटा इंडाइसेस पढ़ा है छोटी क्लास में तो प्रॉपर्टी पता होगी कि स्क्वायर दोनों को मिलता है, तो ये हो जाएगा p²/4 और ये हो जाएगा q²/4। फिर तुम्हें पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, पता है ना, हाँ बस, वेरी गुड। फिर क्या करोगे, इस 4 को इधर भेज दोगे, अब ये हो जाएगा आपका 4z इज इक्वल टू p² प्लस q², ठीक है, बस ये खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन अब एक लाइन लिखनी है क्योंकि इतना सा क्वेश्चन है ना, एक लाइन छोड़ के लिखना, अच्छे से लिखना, 2 पेज तो पहुंचा देना आराम से, ठीक है। अब क्या लिखोगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखो अब ये एक और क्वेश्चन है। हाँ, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि ये भले ही सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट कराया था अभी, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और उस तरह के क्वेश्चन में आपको, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना। मैंने 40-50 क्वेश्चन की पीडीएफ बना रखी है प्रैक्टिस के लिए, तो आप कमेंट करोगे तो मैं पीडीएफ की जो ड्राइव की लिंक है वो कमेंट मतलब दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर आप अगर कमेंट करो उस हिसाब से, है ना। लेकिन देखो जो उसके क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे मिल भी जाएंगे, है ना, और आप प्रैक्टिस भी कर लो क्योंकि वो ईजी है, बस कॉन्सेप्ट समझा दिया ना मैंने, अब आप वैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब कुछ ट्रिकी तरह के क्वेश्चन है कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, क्योंकि देखो वैसे बहुत इजी टॉपिक है वो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करके आपको पीडीई फॉर्म करनी, बहुत इजी टॉपिक है, पर उसको टफ बनाने के लिए भी तो कुछ चीजें होती है। तो वो चीज ये है, देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड पीडीई ऑफ ऑल प्लेन्स हैविंग एक्स एंड वाई, सॉरी फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन्स हैविंग इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। मतलब आपको जो सारे प्लेन्स होते हैं उनकी जो इक्वेशन है, मतलब उनकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जिनमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। तो देखो एक प्लेन में 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है एक्स वाई जेड डिवाइड बाय प्लस इक्वल टू। अब x के नीचे आता है x का इंटरसेप्ट
y के नीचे आता है y का इंटरसेप्ट और z के नीचे आता है z का इंटरसेप्ट और इनका सम होता है 1। ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का उन्होंने बोला है। तो अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, उन्होंने एक और चीज बोली कि इक्वल x और y इंटरसेप्ट, मतलब x का जो इंटरसेप्ट है a यानी y का इंटरसेप्ट जो b है, ये दोनों इक्वल है। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनना, वो बात ये है कि इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो, वैसे उसका समझना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन देखो मेरा काम है कि आपको मैं चीजें अच्छे से बताऊं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये होती है एक्स एक्सिस, है ना, और ये होती है वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स डैश, ये वाई डैश। तो अगर मेरे पास एक लाइन है फॉर एग्जांपल, तो ये लाइन ऐसी है मान लो, तो ये लाइन एक्स एक्सिस पे जहां पे भी कट कर रही होगी वो होगा मेरा एक्स इंटरसेप्ट। जैसे इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो ये जो पॉइंट होगा, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो, उसका सॉरी वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो आएगा उसका, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा ना, तो वो जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो मेरा होगा एक्स का इंटरसेप्ट। और जहां पे ये लाइन मेरे वाई एक्सिस को कट करेगी वो होगा मेरा वाई का इंटरसेप्ट। और ऐसे ही अगर मैं थर्ड जो है एक्सिस भी बना दूं, यानी अगर इसको 3D में कार्टेशियन 3D कार्टेशियन प्लेन बना दूं, तो मेरा जो है मुझे z का इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा। अब ये चीजें क्लियर है, उसको छोड़ो। इक्वेशन हमारे पास है, उसमें उन्होंने बोला है कि x और y इंटरसेप्ट सेम है, मतलब मैं दोनों को a लिख देता हूं, ठीक है। अब इक्वेशन मेरे पास ये है। अब चलो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखोगे वी नो दैट। क्या लिखोगे? वी नो दैट। हमें पता है, हमें क्या पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन्स इज x by a प्लस y by b प्लस z by c इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो x by a प्लस y by a प्लस z by c इक्वल्स टू 1। क्यों करा मैंने, ये बता दिया ना वहां पे कि दोनों इंटरसेप्ट सेम है x और y के, तो उनको मैं a लिख सकता हूँ, b भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? गिवन दैट, यहाँ पे रीजन होना चाहिए आपका प्रॉपर, x एंड y इंटरसेप्ट आर इक्वल। ये आपका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई x और y इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल है, इस वजह से ये हमने इक्वेशन बनाई। अब जरा ध्यान से देखना, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूंगा, जैसे मैं जनरली करता ही हूँ, है ना। गिवन वाली जो अपनी होती है क्वेश्चन वाली, जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको भी बोल देंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करूंगा। सबसे पहली स्टेप मेरी जो होती थी क्या, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 को मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैंने लिख दिया, कर दूंगा x बाय a। अब मेरी बात सुनना, 1 बाय a कांस्टेंट बाहर लिख दिया x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 बाय a आ गया, कोई इशू नहीं है। y बाय a, y कांस्टेंट a कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। z बाय c, z कांस्टेंट नहीं है, रुक जाओ, c कांस्टेंट है, c का क्या हो गया भाई, लेकिन c का 0 हो गया, ऐसा तुमने बोला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, c जो है वो क्या है, वो इसके मल्टीप्लाई में है, मतलब ये 1 बाय c हुआ। कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट को बाहर निकाला। क्यों निकाला इसको कांस्टेंट को बाहर? क्योंकि z, मैंने क्या बोला था पहले ही स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर के, z जो है वो x और y का फंक्शन है, z का पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। तो z के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट एज इट इज लिखाएगा ना। अब z बचा, z का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल z बाय डेल x होगा, इक्वल टू में 1 का 0 हो जाएगा। अब जरा इधर आओ, ये 0 हट गया, है ना। 1 बाय a प्लस 1 बाय c डेल z बाय डेल x इक्वल टू 0। 1 बाय a उधर चले जाएगा, क्या होगा, 1 बाय c डेल z बाय डेल x इक्वल टू 1 बाय a उधर गया तो माइनस का 1 बाय a हो गया, है ना। यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। अब इधर आ जाओ, अब क्या होगा मेरा, ये 1 बाय सी मल्टीप्लाई में है, इसके 1 बाय सी इसके मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या होगा। अरे वेरी गुड यार भाई, बेसिक्स तो क्लियर है तुम्हारे, अच्छी बात है। अब मैं लिखूंगा डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल्स टू, ये 1 बाय सी है, तो 1 बाय सी बेसिकली वो सी है, मतलब सी से डिवाइड में है वो, तो सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस सी बाय ए आ गया। और ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई मेरी पी की, लिख देता हूं मैं। अच्छा मुझे क्या हटाना है मेरी इक्वेशन में से, ये मेरी इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में से मुझे क्या हटाना है, मुझे हटाना है ए और सी। तो मैं यहाँ से ए और सी की मतलब सी माइनस सी बाय ए की ही वैल्यू ले लेता हूँ पी, देखते हैं कुछ हो पाएगा आगे। तो अगर आगे कुछ हो पाता है तो मेरा काम हो जाएगा। चलो अब मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ पार्शियली, फिर से लिखूंगा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। x बाय a, x कांस्टेंट, a कांस्टेंट 0, वेरी गुड, प्लस y बाय a, 1 बाय a बाहर लिखाएगा और y का होता है 1, ठीक है, इक्वल्स टू z बाय c। अब z बाय c फिर से वही बात आ गई, इक्वल्स टू प्लस आएगा, हाँ 1 बाय c एज इट इज। और z का करूंगा क्यों, मैंने इसमें 1 बाय c को बाहर क्यों लिखा, क्योंकि मैं z का डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, z x y का फंक्शन है, तो y के रिस्पेक्ट में z का क्या होता है, डेल z बाय डेल y होता है। अब ये मैंने देखो ऐसा क्वेश्चन भी क्यों उठाया, उसका भी रीजन बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों को आदत पड़ जाती है, जो क्वेश्चन लिखा आता है z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab, या z इज इक्वल टू a स्क्वायर या x स्क्वायर बाय a प्लस y स्क्वायर बाय b, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों को हैबिट पड़ जाती है कि तो z है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल z बाय डेल x आना ही आना है हमेशा, या इधर z इक्वल टू ये है तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल z बाय डेल y आना ही आना है, तो ये हैबिट पड़ जाती है, तो वो गलत है, क्योंकि फिर बच्चे क्या कर देते हैं, अब इसका करने का बोला तो भी डेल z लिख देंगे, डेल z बाय डेल x इक्वल टू, और फिर करने लग जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता, हम डेल z बाय डेल x नहीं निकाल रहे हैं, हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात को आपने सुन ली ध्यान से, तो ये हो गया। उसके बाद में क्या करूंगा मैं, इक्वल्स टू इक्वेशन 1 में आऊँ ना, 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, 0 प्लस 1 बाय a होता है, 1 बाय a को उधर भेजूंगा, माइनस का 1 बाय a हो जाएगा, ये लिखा है 1 बाय c, डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू माइनस का 1 बाय a, वेरी वेरी गुड, ये हो जाएगा डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू, ये c उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस c बाय a आ गया, अरे रिलेशन दिखने लग गया सर, ये हो गया माइनस c बाय a, ये होती है इक्वेशन 1, ये होती है इक्वेशन 2, दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए सर, रिलेशन दिख गया। अब क्या लिख देंगे हम लिख देंगे कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी माय बैड, 1 तो ये थी, तो 2 ये थी एंड 3 ये थी, तो यहाँ पे लिख दो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। देखो इसमें पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, इसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिला, हमें मिला कि देखो P इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए, Q इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए, इसका मतलब क्या होता है, P इज इक्वल टू Q हो गया कि नहीं हो गया। अरे तारक मेहता देखते हो आप लोग, देखते हो तो आपने वो फेमस सीन तो जरूर देखा होगा जिसमें आत्माराम भिड़े जी जेठालाल को समझाते हैं कि A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, देन ऑटोमेटिकली A इज इक्वल टू सी। तो बस वही बात है कि अगर दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस मींस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब ये जो है हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या P इक्वल टू, ये जो Q है वो इधर ले आना, P माइनस Q इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। अब यहाँ पे आंसर में लिख देना कि हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड PDE, या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा लिख देना, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो अब हम देखने वाले हैं कि फॉर्मुलेशन या फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय जनरेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन। अब आर्बिट्ररी फंक्शन को हटा के कैसे हम जो है इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसके लिए पहले बात आपको समझना पड़ेगा आर्बिट्ररी फंक्शन क्या होता है, जो कि मैंने समझा रखा है वैसे आपको पहले कि आर्बिट्ररी फंक्शन यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ इक्वेशन लिखिए, z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x और y का कोई फंक्शन होता है वो बेसिकली, ठीक है, तो उसे रिमूव करना है। उसके लिए मैंने ये स्टेप्स लिखे 5 स्टेप में कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, इससे बाहर एक स्टेप नहीं लगेगी आपको। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है कि पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाले में भी सेम स्टेप थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो दोनों में सेम है कि पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना ही करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना ही करना है। चलो इससे एग्जांपल लेते हुए हम स्टेप बाय स्टेप करके देख लेते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोला, यानी कि हम देखो मैं अभी स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा। देखिए तो क्या लिखा है यहाँ पे z का जब मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो वो होता है डेल z बाय डेल x। हमें पता है, हमने बोला था कि x z जो है वो x और y का फंक्शन है, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कभी भी 0 नहीं लेना है ना, मैंने बताया था। एक और चीज बता देता हूँ, चलो बाद में बताऊंगा। देखो क्या है कि अगर जब मैंने फिर इसका किया, अभी हाँ इसके लिए मुझे बताना ही पड़ेगा वो, तो सुन ही लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ f जो है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है वो होता है एफ डैश एक्स। छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा आपने कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, ठीक है, ये चीज आनी चाहिए। दूसरी आपको चेन रूल आना चाहिए, चेन रूल भी शॉर्ट में बता देता हूँ फटाक से।
देखो चेन रूल क्या होता है यहाँ बता देता हूँ। चेन रूल के लिए हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है वो देख लेते हैं। ये है कि साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैंने बोला साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता। सबसे पहली बात हम इसको एक्स मान लेते हैं और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। मतलब इसको एक्स मान लेते हैं का मतलब है कि इसको कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको टी मान लिया, तो मैंने इसको टी मान लिया तो अब साइन टी हो गया। अब साइन टी का मुझे डिफरेंशिएशन तो आता ही है ना, क्या होता है, कॉस टी होता है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे कॉस टी लिखूंगा। अभी टी किसको माना था मैंने, टी तो मैंने एक्स स्क्वायर को ही माना था ना, तो मैं टी की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। लेकिन मैंने टी माना था ना इसको, है ना, ये मेरा एक्चुअल में एक्स नहीं था, मैंने इसको माना था। तो मैं अब एक्स स्क्वायर मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, मतलब मैं एक्स स्क्वायर का फिर से करूंगा। एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करा मतलब एक्स स्क्वायर का करा तो कितना होता है 2x। तो इसके मल्टीप्लाई में 2x आएगा, है ना। अब मैं 2x को आगे भी लिख सकता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ तो वो होता है 2x cos x स्क्वायर, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x cos x स्क्वायर, ठीक है। आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। साइन का मत लीजिए, थोड़ा दूसरा बता रहा हूँ। कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि आपको चेन रूल समझ में आया कि नहीं आया, वो पता चल जाएगा इससे। क्वेश्चन है e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके मतलब सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली स्टेप थी कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने z का लिख दिया del z by del x। अब ये फंक्शन है तो हमेशा याद रखना स्टेप क्या होगी कि ये जो फंक्शन है मैं हमेशा लिखूंगा f डैश और जो भी मेरा अंदर ब्रैकेट में लिखा है ना। अगर फंक्शन देखो फंक्शन तीन तरह से आ सकता है, फंक्शन f करके भी लिखा हो सकता है समथिंग, फंक्शन फाई करके भी लिखा हो सकता है, g करके भी लिखा हो सकता है। इन तीन के चांसेस मैक्सिमम है, बट एक h करके भी फंक्शन लिखा हो सकता है, ठीक है। इन तीन से ही पूछा जाता है f, फाई और g, बट h से भी पूछा जाता है क्योंकि f, g, h आपने 12th क्लास में कंपोजिट फंक्शंस में पढ़े होते हैं। हाँ, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, फंक्शन तो ए नाम से भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ चलो, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एफ एक्स है, इसको एक्स कंसीडर किया मैंने, चेन रूल की बात कर रहा हूं मैं। चलो इसको टी कंसीडर किया, टी बोल दो, अभी कंफ्यूज मत होना, इसको टी बोल दो। तो मैंने एफ टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश टी होता है ना, लिख दिया। अब मैंने इसको टी माना था तो जिसको माना था उसका फिर से करूंगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फिर से करूंगा। अब जरा यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, यानी जब मैं एक्स स्क्वायर का करूंगा तो मेरा 2x आएगा, और वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो उसका 2x आ गया। तो इनटू में 2x लिखूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि ये t तो था ही नहीं, तो t नहीं लिखना है, यहाँ पे जो ओरिजिनल था वही लिखना है। क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आया और मैंने इसको इक्वेशन 1 अभी नहीं बोला, मैंने क्या बताया था आपको कि इसको आपको p लिख के फिर इक्वेशन 1 मानना है। तो मान लेते हैं इसको मैंने p बोला, p इक्वल्स टू, अब मैं f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x, है ना, मल्टीप्लाई के लिए डॉट रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होनी थी, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 कंसीडर किया। नाउ सेकंड स्टेप है कि पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब मैं इस क्वेश्चन का y के रिस्पेक्ट में करूंगा, ठीक है। इसका तो जब z का होगा तो क्या होगा, वो del z by del y, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि फंक्शन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले अंदर वाले को t मानोगे। फंक्शन ऑफ दिस क्या आएगा, f डैश t, यानी f डैश और जो भी ये है तो f डैश। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना, x और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो अंदर x y में से कुछ एक तो होना ही चाहिए। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो अगर अंदर x है तो f डैश लिखोगे, अंदर अगर सिर्फ y का फंक्शन है और आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 0 होगा, ये बात ध्यान रखना। एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, देखो अगर ऐसा है कि फंक्शन ऑफ y स्क्वायर है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो इसका f डैश y स्क्वायर नहीं लिखोगे, ये तो y का फंक्शन है, आप तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसका 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो x अंदर था तो x के रिस्पेक्ट में कर रहा तो ऐसा लिखा और फिर उसका अंदर वाले का किया। अब यहाँ पे भी देखो अंदर y है इसलिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो f डैश ऑफ दैट हम लिखेंगे, तो f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर जो अंदर जिसको माना था उसका फिर से करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फिर से करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 0 माइनस एज इट इज, वाई स्क्वायर का होता है 2y और 0 माइनस 2y होता है सिर्फ माइनस का 2y। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में माइनस का 2y लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 नहीं बोलूंगा, इक्वेशन 2 किसको बोलूंगा, del z by del y को मैं q बोलूंगा। उसके बाद f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का साइन मैंने आगे ले लिया है ना, इनटू में 2y, इसमें ब्रैकेट लगा देता हूँ। हाँ, अब इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब मेरी आगे की स्टेप पढ़ो। स्टेप नंबर 3 है कि चेक इफ f कैन बी रिमूव्ड बाय डिवाइडिंग मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2। मतलब सबसे पहली चीज तो ये चेक करना कि डिवाइड मल्टीप्लाई करने से आधे से ज्यादा क्वेश्चन डिवाइड मल्टीप्लाई से हो जाएंगे, बचे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन से हो जाएंगे, और अगर कुछ बचे कुछ रह गए तो वो r s और t फाइंड करने से हो जाएंगे। इसके बाहर मेथड तुम्हारी नहीं जाएगी, ये बात ध्यान रखना। चलो
पहले मेरे को क्या चेक करना है कि डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 2 को करने पे क्या मेरा जो फंक्शन है वो हट रहा है। मतलब मेरा गोल क्या है कि मुझे फंक्शन गायब करना है। पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए बी सी को गायब करना था, ए बी सी जितने भी दिए होंगे, अब मुझे इस फंक्शन को हटाना है। पी में भी मेरा फंक्शन आ रहा है एफ डैश, मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब बेसिकली फंक्शन तो है ही सही, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब फंक्शन तो है ही सही। तो अच्छा मैं अगर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं या 2 को 1 से कर दूं, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो देखो सब कुछ, मतलब ये पूरी एक टर्म है ना, ध्यान से सुनना, ये पूरी एक टर्म है। तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये एफ वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 2 नहीं भी होता तो मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे तो क्या करना है, कैंसिल, फंक्शन हटाना था। फंक्शन मेरा डिवाइड करने पे हट रहा है क्या? हाँ हट गया। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड इक्वेशन 2/1 या 1/2 कुछ भी लिख दो, मैं 1/2 कर देता हूं, यानी 1 ऊपर लिख देता हूं। अब क्या होगा मेरा, P डिवाइड बाय, है ना, LHS के डिवाइड में LHS आता है, तो इक्वेशन 1 ऊपर है और 2 नीचे, मतलब P/Q आ जाएगा इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 ऊपर है यानी कि ये ऊपर है, यानी कि 2x डॉट, और इसको मिटा देता हूं, f डैश x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऊपर है ना, और नीचे क्या है, इक्वेशन 2, यानी कि ये है, मैं 2y को आगे लिख रहा हूँ, माइनस तो है इसी साथ में, तो माइनस का 2y इंटू वही f डैश x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब आप अगर देखेंगे तो ये फंक्शन से फंक्शन पूरा कैंसिल हो गया मेरा, है ना, फंक्शन से फंक्शन पूरा कैंसिल हो गया, और 2 से 2 भी जो है वो कैंसिल हो चुका है। बचा क्या, x बाय माइनस वाई, ठीक है, मेरा बचा P/Q इज इक्वल टू एक्स बाय माइनस वाई। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊँ, मतलब y को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, p का उधर मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस करके लिख दूँ, जो कि मैं करके बता ही देता हूँ, है ना। देखो अभी मैं सिर्फ स्टेप समझा रहा हूँ, ये जो 6 स्टेप है, मतलब 5 स्टेप है, 5-6 स्टेप, इनकी वर्किंग बता रहा हूँ कि कैसे वर्क करती है। क्वेश्चन तो अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यूं मत बोलना कि जगह कम है, अभी वो सिर्फ स्टेप्स लिखी हुई है ताकि उनको देख देख के आप जवाब दे पाओ, इसलिए मैंने ऐसा रखा। हाँ, तो जब देखो इसके बाद क्या होगा, ये माइनस वाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का पी वाई इक्वल टू, ये क्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू एक्स, और माइनस के पी वाई को उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 0 इक्वल टू क्यू एक्स प्लस पी वाई। अब मैं 0 इधर लिखूँ या उधर लिखूँ एक ही बात है, तो मैं इधर लिख देता हूँ और इधर से हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इक्वेशन फिर से थोड़ा सा अच्छे से रिफ्रेम करके लिख देता हूँ, क्यू एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ये भी बहुत इजी तरीका था इसको निकालने का। अब अगर उम्मीद करता हूँ आपको 5 स्टेप समझ में आएगी, सारे क्वेश्चन इन स्टेप से सॉल्व हो जाएंगे, तब हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे इनके। जब हम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि है z इज इक्वल टू ये, और ये लिखा है ऐसा, स्टेटमेंट में क्या लिखा है वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, वो लिखा है कि फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रिलेशन बाय रिमूविंग f एंड g, फंक्शंस f एंड g, मतलब दोनों को रिमूव करना है, f वाले इस फंक्शन को भी, g वाले इस पूरे फंक्शन को भी रिमूव करना है। सेम स्टेप, सब कुछ सेम, मैंने पहले ही बता रखा है। चलो क्या स्टेप है, पहली स्टेप है, सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, ठीक है। गिवन लिखने के बाद में इसको एज इट इज कॉपी कर लो, z इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस ए वाई प्लस g ऑफ x माइनस ए वाई, लिख लिया, इक्वेशन 1 बोल दो। उसके बाद क्या लिखोगे, लिखोगे कि पार्शियली differentiating partially differentiating equation 1 लिखना, partially differentiating equation 1 with respect to x, ये पहली स्टेप थी, पहली स्टेप लिख दी। चलो आ जाओ, फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे जो जैसे z लिखा है तो z का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डेल z बाय डेल x होगा, है ना, वेरी गुड, इक्वल्स टू, अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे f ऑफ समथिंग प्लस g ऑफ समथिंग, तो मैंने आपको बताया चेन रूल क्या होता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ दिस प्लस फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ दिस का डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा, मतलब f(x) का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x, ये बता चुका हूँ मैं, है ना। तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, f डैश x प्लस ए वाई, है ना, ये चीज आपको याद रखना, मैंने लिख दिया f डैश x प्लस ए वाई। फिर अभी इसका करना बाकी है ना, अभी तो f डैश x प्लस ए वाई को मैंने t माना तो f t का हो गया f डैश t, अब जिसको t माना था उसका भी तो करूंगा। तो x प्लस ए वाई का जब मैं x के रिस्पेक्ट में करने गया, x का हो गया 1, है ना, दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा, चलो अब दिखेगा, x प्लस ए वाई है, x का हो गया 1 प्लस a कांस्टेंट y कांस्टेंट, उनका हो गया 0, और आंसर आएगा 1 इंटू समथिंग होता है वही जो जिससे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया। प्लस इसमें x है क्या, हाँ है, तो x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे इसको, फिर g डैश x माइनस ए वाई एज इट इज, मतलब ये g ऑफ t का g डैश t हो गया, ठीक है, g ऑफ t का g डैश t हो गया। तो अब अगले सवाल ये आता है कि t का फिर से करूंगा, तो x माइनस ए वाई का जब फिर से करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, प्लस की जगह पे माइनस लगाना, है ना, क्योंकि x का 1 होता है, a और y कांस्टेंट उनका 0 होता है, 1 माइनस 0 भी 1 ही होता है, और 1 इंटू समथिंग दैट थिंग ही होता है, तो ये आ गया। अब अगर मैं इसको इक्वेशन का नाम अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है,
इक्वेशन का नाम मैं इसको दे दूंगा बट अभी नहीं दे रहा हूँ। क्या चलो इसको इक्वेशन बोल देता है, ठीक है। इक्वेशन 2 मैंने बोला था कि डिफरेंशिएट करो और बोल दो। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, नेक्स्ट स्टेप थी हमारी फिर से पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को ही करेंगे ना, ध्यान रखना, विथ रिस्पेक्ट टू y। अब इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। क्या है, z है, z का क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ समथिंग, समथिंग में x y होना जरूरी है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ध्यान रखना। y नहीं होगा तो कांस्टेंट हो गया और 0 हो जाएगा वो। हाँ तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y है इसमें, तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा, f डैश x प्लस ए वाई। अब इसको t माना था क्योंकि एफ टी का एफ डैश टी हो गया। अब जिसको t माना था उसका फिर से करो, यानी x प्लस वाई का जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट है तो 0 हुआ, प्लस a कांस्टेंट है तो एज इट इज लिखा, और y का हो गया 1 तो 1 इंटू a होता है a, और a प्लस 0 भी होता है a, और यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा a आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं। प्लस लगाओगे फिर से इसको क्या मानोगे, g ऑफ t का हो जाएगा g डैश t, तो एज इट इज लिख दो उसको g डैश x माइनस ए वाई, फिर से x माइनस ए वाई क्योंकि जिसको t माना था उसका फिर से करोगे तो x माइनस ए वाई का जब आप करने जाओगे x का होता है 0 और a को एज इट इज लिखा, और y का होता है 1, 0 माइनस a होता है माइनस का a, ठीक है। तो माइनस a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, पर मैं वो माइनस बीच में लगा दे रहा हूँ, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब मुझे कुछ दिख रहा है कि मैं दोनों में से a कॉमन ले सकता हूँ क्या, चलो मैं इसमें माइनस भी नहीं ले रहा बाहर, है ना, मेरी बात सुनना ध्यान से, माइनस ए रखा है। अब क्या करा मैंने, इन दोनों में से ए कॉमन ले लेता हूं, ए कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई माइनस, ये माइनस अब लगा दिया मैंने इधर, और ए तो जा चुका है, जी डैश एक्स माइनस ए वाई आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, सॉरी 2 तो हो चुकी है। अब जरा ध्यान से देखना, आपको मैंने क्या बोली, थर्ड स्टेप क्या है हमारी, कि इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करके देखो। अब अगर आप थोड़ा सा भी मैथ्स जानते हैं तो आप बोलेंगे कि इक्वेशन 2 और 3 डिवाइड होके कैंसिल नहीं हो पाएगी, है ना। तो नॉर्मली कोई बच्चा होगा वो देखेगा एफ डैश जी डैश कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको मैथ्स पता है कि यहाँ प्लस या माइनस है तो एक डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड से नहीं हो पाएगा। फिर मल्टीप्लाई से भी कैसे कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनेगी, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, नहीं हो पाएगा, है ना, हटाओ। फिर हमने बोला था क्या कि थर्ड स्टेप में एक और चीज लिखी थी मैंने कि एडिशन सब्ट्रैक्शन चेक करोगे, क्या इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जी वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी पर ये एफ वाली नहीं हो पाएगी, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे पर ये ट्वाइस हो जाएगा। तो मैं क्या करूं जिससे मेरा आंसर आ जाए। फिर मैंने बोला था कि इसमें भी नहीं हुआ मेरा, अब मैं ऐसा भी चेक कर सकता हूँ ना, देखना बेसिकली यहाँ पे a है और यहाँ पे a नहीं है, तो मैं इसमें a मल्टीप्लाई करके करूंगा वो जो चीजें करूंगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे था a ऑफ दिस और a ऑफ दिस, तो अगर मुझे करूंगा भी ऐड सब्ट्रैक्ट तो मुझे इस इक्वेशन में पहले a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, पर हमने देख लिया कि उससे नहीं हो रहा। फिर फोर्थ स्टेप क्या थी कि फाइंड करो आर एस टी। अब आर एस टी में से क्या फाइंड करना है उस पर आ जाओ। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे है ये चीज, यहाँ पे है ये चीज। अब मेरी बात एक बार फिर से ध्यान से सुनना, जब आपने x के रिस्पेक्ट में निकाला था तो यहाँ पे टर्म सब कुछ कैसी आई थी, पॉजिटिव आई थी। तो अगर इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में कर दोगे, अच्छा और एक और चीज ध्यान रखना कि p और q निकलेंगे तो p और q का रिलेशन ही चेक किया जाएगा, और अगर आपने r s t में से कोई एक भी निकाल दिया, एक की भी जरूरत पड़ गई, अगर मान लो r की जरूरत पड़ गई तो फिर आपको s और t में से कोई एक के साथ ही रिलेशन निकालना पड़ेगा उसका। r का रिलेशन p और q के साथ में नॉट फिजिबल, ऐसा नहीं होता है, 99% ऐसा नहीं किया जाता और होता भी नहीं है। अगर r निकाला है तो st निकालने की जरूरत पड़ेगी, s निकाला तो rt की पड़ेगी, मतलब कोई दो निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको। कौन से दो निकालने, बस वही आइडेंटिफाई करना। देखो r क्या होता है, r सबको पता है, r मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में 2 बार कर देना, और s क्या होता है, s होता है कि पहले x के रिस्पेक्ट में जो करा हुआ है उसको y के रिस्पेक्ट में करो, और t क्या होता है कि y वाले को ही y के रिस्पेक्ट में कर दो, है ना। तब देखो जरा पहले x वाले को x के रिस्पेक्ट में फिर से करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा, यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतना तो आप लोगों को भी आ गया होगा, आता ही होगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, r तो निकल गया, अब मन में ही, है ना, मन में ही s निकाल के देख लो, s क्या है, x वाले को y के रिस्पेक्ट में, इसको y के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो यहाँ तो डबल डैश आएगा, यहाँ भी डबल डैश आएगा, लेकिन एक माइनस बीच में आ जाएगा, फिर से वही वाली समस्या प्रकट हो जाएगी, s से काम नहीं बनेगा। t निकाल के देखो, t का मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है
इसका फिर से करना, इसका फिर से y के रिस्पेक्ट में करोगे तो a बाहर ही रहेगा, यहाँ डबल डैश आएगा, यहाँ डबल डैश आएगा और यहाँ एक माइनस आएगा, वो उसको बना देगा प्लस, और यहाँ वाले के डबल में भी दोनों के साइन प्लस थे, तो क्या करोगे फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और आपका काम हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट नहीं भी करना तो डिवाइड कर देना तो भी काम हो जाएगा। तो आ जाओ, क्या निकालने को पता चला हमें कि हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, r और t। अगर ऐसे ओरली नहीं समझ आया तो आप रफ साइड में जाएंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे तीनों आर एस टी, है ना, तीनों निकाल लेना। तीनों निकालने के बाद देख लेना कि कौन सी दो से रिलेशन बन रहा है। अगर आर एस टी में से कुछ भी एक भी निकालने की जरूरत पड़ी तो आपको तीनों निकालने हैं और उनमें से कोई दो का रिलेशन चेक करना है ना। और अगर आर एस टी की जरूरत नहीं पड़ी तो ऑब्वियसली पी क्यू का रिलेशन चेक करोगे, और रिलेशन नहीं डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू मिल गई, कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई तो पुट कर दोगे, पर यहाँ तो कांस्टेंट है ही नहीं तो फंक्शन की वैल्यू मिल गई तो पुट कर दोगे, ठीक है। आ जाओ, अब क्या निकालोगे, अब निकालना है आपको आर क्या होता है, एक्स वाले का ही फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब ये वाली इक्वेशन का। तो अब लिखोगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा मेरी बात सुनना, देखो मैंने आपको सारे के मतलब पूरा डिटेल में बताया कि एक्स वाई एक आर एस टी कब निकालने होते हैं, कैसे निकालने होते हैं, कौन से का पेयर बनाना है, ये सब। वरना आप अगर यूट्यूब पे जो भी वीडियोस अवेलेबल है उनमें जाकर अगर देखेंगे तो वो डायरेक्टली आपको बोल देंगे कि अब हम आर निकालेंगे। तो अब हम आर क्यों निकालेंगे वो एक स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैंने भी M2 अभी 2 सेमेस्टर पहले ही पढ़ा, यानी कि अभी मैं 4th सेम में हूँ, मैंने भी 2nd सेम में पढ़ा था। तो मुझे भी पता है कि ये इशू आता है कि आर एस टी कब निकालने हैं, वो नहीं समझ में आता था, तो टीचर ने एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया था। बट आप जो है, मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइएगा, लाइक कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलो तो देखो, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में किया। अब बता रखा है कि देखो डेल जेड बाय डेल एक्स का फिर से होता है, तो क्या लिखते हैं उसको, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर लिख दो। अरे लिख दो भाई, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब ये भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो बता ही देता हूं कि एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन जब करते हो तो वो होता है एफ डबल डैश एक्स। पता है कि नहीं पता होगा, वेरी गुड। चलो इसका करा तो इसका क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई। अब क्योंकि मैंने इसको एफ डैश टी मान के बोला कि एफ डैश टी का एफ डबल डैश टी होता है, तो टी का फिर से करूंगा ना, हाँ। तो एक्स प्लस ए वाई का जब आप फिर से करोगे तो हमें पता है, हम निकाल चुके हैं एक्स प्लस ए वाई का जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 + 0 1 आएगा, 1 इंटू यही होता है। तो अब आगे नहीं जाना, जरूरत नहीं है उसकी, पर आप करके भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं। फिर ये लिखा जी ऑफ टी, है ना, जी ऑफ टी का क्या होता है, सॉरी जी डैश ऑफ टी का क्या हो जाएगा, जी डबल डैश ऑफ टी, जो टी था उसको एज इट इज लिख दिया। अब जब x माइनस ए वाई जिसको टी माना था उसका x के रिस्पेक्ट में करोगे फिर से 1 - 0 1 आता है, 1 इंटू वो वही आ जाएगा, तो ये एज इट इज आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे, है ना, बोल दिया। अब इधर आ जाओ, अब क्या करते हैं, आर निकल गया, ये आर ही तो था मेरा, था ना, आर निकल गया। अब क्या निकालूंगा, एस और टी में से कुछ निकालना है, ठीक है। तो हमने लिखा था कि टी निकालना है हमें, हम लिख देंगे कि पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, हाँ टी निकालना है। टी मतलब होता है y का ही 2 बार, मतलब y के रिस्पेक्ट में 2 बार। तो y के रिस्पेक्ट में पहली बार वाला ढूंढ लो, ये रहा। इसी का दूसरी बार करना है, तो इसका दूसरी बार करना मतलब इक्वेशन 3 का करना है, इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू y। अब आ जाओ इधर, डेल z बाय डेल y का क्या होता है, हाँ वेरी गुड, डेल स्क्वायर z बाय डेल y का स्क्वायर लिख दिया, इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है, बाहर लिखा है, बाहर ही लिखा रहेगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर ही आ जाओ। एफ डैश टी का करोगे जब तुम, क्योंकि उसमें y है तो करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश टी का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश टी, टी किसको बोला था, एक्स प्लस ए वाई को। और फिर एक्स प्लस ए वाई का जब y के रिस्पेक्ट में करोगे, पहले भी कर चुके हैं, एक्स प्लस ए वाई का, इसका होता है 0, फिर इसका होता है a, और y का कितना हो जाता है 1, तो a इंटू 1 होता है 1 और 1 + 0 a इंटू 1 होता है a और a + 0 होता है a, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा a का, हमने लिख दिया a का मल्टीप्लाई, साइन अभी लगा फिलहाल माइनस का हमने लगा दिया। जी डैश टी का बोलोगे तुम, जी डबल डैश टी, वेरी गुड, जी डबल डैश ऑफ टी किसको बोला तुमने, x माइनस ए वाई को, तो वो लिख दो। और x माइनस ए वाई का फिर से करोगे तो हमें पता है कि x का हो जाएगा 0 माइनस a एज इट इज, y का होता है 1, 0 माइनस a होता है माइनस का a, माइनस a मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और a मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेरी गुड। ये आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से दोनों में a आ गया, मैंने a बाहर ले लिया, ये a स्क्वायर हो गया,
अब एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए वाई को मैं इक्वेशन 5 बोल दूंगा क्योंकि शायद 4 हो चुकी है। चलो अब देखो इक्वेशन 4 और 5 यानी कि आर और टी वाले में रिलेशन ये पूरा है अंदर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एज इट इज अंदर लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं बोल दूंगा पुट इक्वेशन 4 इन 5, या जो मैंने बोला था कि क्या सबसे पहले क्या चेक करोगे डिवाइड करके, तो क्या 4 और 5 डिवाइड हो रहे, हाँ डिवाइड होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, वो भी कर सकते हो ठीक है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं भी एक और तरीका बता देता हूँ क्योंकि डिवाइड वाला एक बार देख चुके हैं। अभी तरीका क्या है, इस पूरे की वैल्यू मिल रही है जो अंदर लिखा है वो पूरे की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, ये मिल रही है, तो मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में पुट कर देता हूँ, लिख देता हूँ पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5। अच्छा मेरी बात सुनिए, अब अगर आप डिवाइड करके भी करेंगे तो आंसर वही आएगा। आप इसमें ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आंसर वही आएगा, आप डिवाइड करके करो चाहे ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करके करो, चाहे इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। आप किसी भी मेथड से कर लीजिएगा। तो पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5 वी गेट, क्या मिला हमें, इक्वेशन 5 है ना, तो ये तो एज इट इज आया, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना। और इस पूरे को हमने है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इधर से कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा मुझे पता है कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, टी बोलते हैं, वेरी गुड, टी बोलते हैं। अगर ये आपको आंसर आया, आपके आंसर्स निकल रहे हैं तो बहुत मुबारक हो आपको कि आप ये सॉल्व कर लोगे बहुत अच्छे से। और ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या होता है, आर होता है, इसकी जगह क्या लिख दोगे, आर लिख दोगे, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर आ गया और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ए है यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, बट मेरे भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि रिमूव द आर्बिट्ररी फंक्शन एफ एंड जी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ एफ एंड जी को रिमूव करना था, ना कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, क्योंकि आर्बिट्ररी फंक्शन करना था हमें। बस हम लिख देंगे कि हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स इट। यहां पे क्वेश्चन होता है खत्म। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक और हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन वाला, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन वाला, जिसमें ये क्वेश्चन है z इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी वाई यानी एफ एक्स इंटू जी वाई। अब मैं क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इजी भी है पर मैं इजी नहीं करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने मेथड बता दी है। इजी वाले तो आप खुद से भी कर लोगे और पीडीएफ के लिए अगर आप कमेंट करोगे तो मैं भेज दूंगा, उसमें आंसर भी है और हिंट भी है। अगर मान लो बीच में अटक गए तो हिंट लिखी है उसमें, पूरे 20 मीडियम क्वेश्चन और 20 इजी क्वेश्चन और 20 मीडियम लेवल के क्वेश्चन उसमें डले हुए हैं, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन का पीडीएफ बना हुआ है विद आंसर और विद हिंट, ठीक है। अगर आप बोलेंगे ना कमेंट करेंगे, अच्छा कमेंट रिस्पॉन्स आएगा तो मैं वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो वो तो आप सॉल्व कर लोगे नो डाउट, लेकिन जो नहीं कर पाओगे, जो थोड़े से हार्ड है, वही तो हमें सीखना है। तो मैं वही बताने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आपको अभी समझाऊंगा। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि अगर आर एस टी में से एक भी निकालने की जरूरत पड़ गई, इसका मतलब कि आपको आर और एस या एस और टी या आर और टी का रिलेशन निकालना पड़ेगा। पर इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज सीखने मिलेगी कि एस निकालने के बावजूद भी आपको पी क्यू के साथ में से करना है। पर वो देखो, चलो पहले समझो क्या हो रहा है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं हम क्या होगा। तो यहाँ पे फंक्शन लिखा है, सबसे पहले स्टेप गिवन लिखोगे, गिवन लिखने के बाद में एज इट इज, अच्छा एक काम करते हैं, रुको, अब मैं आपको जो है ना कंसेप्ट समझा देता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा हमारा टाइम कम वेस्ट हो। मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। स्टेप्स जो लिखना क्या है, कैसे लिखना है, वो मैंने आपको एक दो क्वेश्चन में सब में बता दिया है ना, तो आप कर लोगे वो। मैं डायरेक्ट आपको बस सॉल्व करके बताते जाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा बोल दिया मैंने शॉर्ट में। तो डेल जेड बाय डेल एक्स मेरी कितनी आ गई, यहाँ पे तो जेड का क्या हो गया, डेल जेड बाय डेल एक्स हो गया, है ना, एफ एक्स इंटू जी वाई। अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, लेकिन मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला कि अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई क्या होता है, कांस्टेंट। तो देखो जरा यहाँ पे वाई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जी ऑफ कांस्टेंट मतलब किसी कांस्टेंट का फंक्शन भी कांस्टेंट होता है, तो ये तो पूरा कांस्टेंट हुआ, इसको मतलब एज इट इज मैं बाहर लिख दूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो g ऑफ y कांस्टेंट है। अच्छा, और इस क्वेश्चन में लिखा गया, इस क्वेश्चन में लिखा है कि एलिमिनेट द आर्बिट्ररी फंक्शंस g एंड y, सॉरी f एंड g, ठीक है।
तो हमने ये लिख दिया g ऑफ y। अब देखो, अब f ऑफ x का होगा, f ऑफ x का मैंने बताया था क्या होता है f ऑफ x का, पहले तो होगा f डैश x, अब अंदर x है तो x का फिर से करोगे और x का होता है 1, बेसिकली वही होगा, क्योंकि हमने तो डायरेक्टली याद किया ना कि f ऑफ x का मतलब f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x। शाबाश। चलो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूंगा, फिर से सॉरी इक्वेशन 1 तो ऊपर है ना, इसको 2 बोल देता हूँ मैं, फिर से इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा और देखता हूँ मेरा क्या आता है। इक्वेशन 1 यानी ये z का करा तो क्या आया, डेल z बाय डेल y आया, आ गया। चलो इक्वल्स टू, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x कांस्टेंट है, और x अगर कांस्टेंट है तो ये जो x वाला फंक्शन है यानी कांस्टेंट का फंक्शन वो भी कांस्टेंट होगा, यानी कि f x क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट इनटू जी वाई जो मेरा है वो y का फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन होगा। उसका कैसे होगा, उसका होगा पहले तो g ऑफ y है, ऑब्वियसली g डैश y होगा, फिर y के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया मेरा क्या, इक्वेशन 3। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना और देखना और समझना। यहाँ पे आया है आपका, ये है, ये p होता है ना, मैं इसको p लिख दूं, कोई इशू तो नहीं है, इसको q लिख देता हूँ। अब जरा देखो p में और q में कोई रिलेशन है क्या, अगर मैं इनको डिवाइड भी कर दूं तो ये जी वाई है और ये जी डैश वाई है, ये एफ डैश एक्स है और ये एफ एक्स है, डिवाइड में नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, वो इनवर्स नहीं, वो तो डिवाइड में, वो तो डिफरेंशिएशन है ना, तो वो कैंसिल नहीं होगा। मल्टीप्लाई में भी नहीं होगा, एडिशन कुछ भी नहीं हटेगा, सेम टर्म्स ही नहीं है तो हटेगा कहाँ से, टर्म ही अलग अलग है, एक में जी वाई है तो एक में जी डैश वाई है, एक में एफ एक्स है तो एक में एफ डैश एक्स है, तो कहाँ से हटेगा। तो आपको पता चल गया कि आपको आर एस टी निकालना पड़ेगा। अब आर एस टी आप निकालोगे तो ध्यान से सुनना मेरी बात, आर आप निकालने गए तो यहीं पे ओरली, अच्छा एक और चीज समझना, रुकना, यहाँ पे मेरी बात सुनो, दोनों में देखो जरा, दोनों में किस चीज की कमी दिख रही है। इस इक्वेशन में मुझे जी डैश वाई मिल जाए और इस इक्वेशन में एफ डैश वाई मिल जाए, सॉरी एफ डैश एक्स। देखो ना, दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, आपको कितनी चीजें मिल रही है। एक मिल रहा है एफ एक्स, एक है जी एक्स, सॉरी जी वाई है ना, एक है एफ डैश एक्स और एक है जी डैश वाई, ये 4 चीज है ना। तो इन 4 में से 2 चीज तो यहाँ पे है मिसिंग, कौन कौन सी मिसिंग है, एफ डैश एक्स और जी वाई, ये दोनों मिसिंग है। अब देखो एफ डैश एक्स और जी वाई दोनों ऊपर है, तो या तो मैं ऐसा कर लूं कि इसमें एफ डैश एक्स और जी वाई दोनों ले आऊं कैसे ना कैसे करके, या फिर मैं इसमें एफ डैश इसमें जी डैश वाई और एफ एक्स ले आऊं, पर दोनों लाना पॉसिबल नहीं है, कोई एक दोनों में ला सकते हो। वो क्या लाऊं मैं, देखो अगर मैं इसमें कैसे भी करके चाहे जी डैश वाई ले आऊं या एफ एक्स ले आऊं, 2 मिसिंग है ना, दोनों में से कोई एक। तो चलो अभी हम फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि हम एफ एक्स ला रहे हैं इसके अंदर, तो मैं अगर इसमें कैसे भी करके एफ एक्स ले आऊं, एफ एक्स है ना, जो कि लाना पॉसिबल नहीं है। मेरी बात सुनो, डिफरेंशिएशन से पीछे जाना पॉसिबल है क्या, मतलब ये तो एफ डैश एक्स आ चुका है ना, अब इंटीग्रेशन करोगे तो एफ एक्स आएगा, मतलब एफ एक्स इसमें नहीं ला सकते। चलो इस पॉइंट को तो हटा ही दो, बचा क्या, अब इस इक्वेशन में आप क्या ला सकते हो, जी डैश वाई ला सकते हो। ये मैं तरीके बता रहा हूँ किस तरह से चेक करते हैं कि आर एस टी में से क्या निकालना, और अगर तरीके नहीं चेक करने तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने बता ही दिया है कि पता चल गया इनसे काम नहीं हो रहा, पीक्यू से आरएसटी निकालने पड़ेंगे। सबसे पीछे जाओ, कॉपी के ऊपर रफ हेडिंग डाल रखी होगी, वहां पे जाओ और वहां पे चालू कर दो आरएसटी निकालना, और देख लो किससे रिलेशन मिल रहा है, सॉल्व कर दो। वो भी कर सकते हो, पर उससे कम टाइम लगेगा, इसमें कम कंफ्यूजन होगा और अच्छा तरीका देख लो डायरेक्ट, ठीक है। अब जी डैश वाई निकाल सकता हूँ, अगर मैं इसका वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे जी डैश वाई मिल जाएगा, तो मतलब जी डैश वाई यहाँ पे आ सकता है। यहाँ अगर जी डैश वाई यहाँ पे आ गया तो देखो जी डैश वाई, जी वाई, एफ डैश एक्स, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जी डैश वाई तो है ना, और क्या है, जी वाई नहीं है। अब जी वाई कहाँ से लेके आऊँ, तो जी वाई तो मैं इसमें ला नहीं सकता क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। तो अगर मैं एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स ले आऊँ, तो देखो इसमें 2 चीज कौन कौन से मिसिंग है, एक तो ये मिसिंग है और ये मिसिंग है। अब ये मैं ला नहीं सकता क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकता हूँ मैं, पर ये जरूर ला सकता हूँ। ये कैसे ला सकता हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। इसका मतलब मैं एक्स वाली को वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ और वाई वाली को एक्स के, पर वाई वाली को एक्स के रिस्पेक्ट में करने का तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। हाँ, वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि एक्स वाली को वाई के रिस्पेक्ट में करो या वाई वाली को एक्स के रिस्पेक्ट में करो, आंसर सेम आता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि आंसर सेम बन गया ना अपना, आंसर सेम आता है 90% केसेस में। अब क्या करेंगे बच्चे, कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जिनमें सेम नहीं आता, वो 10% वाले क्वेश्चन जो है वो स्पैम करने लग जाएंगे कमेंट बॉक्स में कि इनमें तो नहीं आता। तो भाई 90% केसेस में एक्स के रिस्पेक्ट वाले का वाई में करो या वाई वाले का एक्स में करो, आंसर सेम आता है। इसीलिए हमें सिर्फ एक्स वाई पढ़ाया जाता है। और जो एस वाला नोटेशन है ना, उसको बहुत लोग पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करके फिर वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, और बहुत लोग पहले वाई के रिस्पेक्ट में करके एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। चलो
तो हमें ये समझ में आया कि ये चीज तो हमने नहीं पढ़ी, इसका तो हम नहीं कर सकते, इसका हम कर सकते हैं एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब हम आर जरूर निकाल सकते हैं। अब आर निकाल लिया, ठीक है, तो पहले आर निकाल लो फिर समझते हैं क्या करना है। इन सबको मिटा दो, पहले आर निकाल लो और फिर समझते हैं क्या करना है। अब मैंने आर निकालने, आर निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, आर क्या होता है, सॉरी एस निकालना है, सॉरी एस निकालना है। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में करना है। मैं बोलूंगा कि इक्वेशन 2 का, तो इक्वेशन 2 का विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहा हूँ मैं, वाई के कर रहा हूँ। तो मेरा क्या निकलेगा, ये डेल जेड बाई डेल एक्स है, इसको भूल जाओ। डेल जेड बाई डेल एक्स का क्या हो जाता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स है, और उसका अब वाई के रिस्पेक्ट में हुआ, याद रखना है ना। फिर जी ऑफ वाई, अब देखो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो अब, तो जी ऑफ वाई कॉन्स्टेंट नहीं है, जी ऑफ वाई का होगा। जी ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, जी डैश वाई हो गया, जी डैश वाई हो गया, वेरी गुड। जी डैश वाई तो हो गया। अब क्या करें सर, जी डैश वाई तो हो गया, जी डैश वाई तो हो गया। अब ये लिखो, अब ये कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो एक्स का फंक्शन है। अब एक्स का फंक्शन तो कांस्टेंट माना जाता है, तो हमारा काम यहाँ पे आधा खत्म हो गया। अब देखो जरा, पी ये है, क्यू ये है, और आर ये है, सॉरी एस ये है, एस ये है, इक्वेशन 4। अब जब आप टी भी निकाल लोगे, एस भी निकाल, आर भी निकाल लोगे, तो आपको एक चीज पता चलेगी जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, या मैं आपको निकाल के बता देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो आर और टी डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ मैं। जो आर निकलेगा ना आपका, आर मतलब होता है इसी का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो आएगा जी वाई एफ डबल डैश एक्स, और इसका वाई का फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा एफ एक्स जी डबल डैश वाई। अब आप जब अगर उनको रिलेट करने जाओगे, मतलब पी क्यू आर एस टी में से किसी 2 या 3 का रिलेशन बनाने जाओगे तो नहीं बन रहा, मतलब बन रहा है पर इन 3 का नहीं बन रहा। आर एस टी का मैंने बोला था इन तीनों का बनना चाहिए, पर नहीं बन रहा इन 3 में से किसी भी 2 का। तो हमारे पास एक स्पेशल केस ऐसा आता है कि फिर इन तीनों का बनेगा, फिर तीनों का ही बनेगा, मतलब एस पी और क्यू तीनों का बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, चलो देख लेते हैं। तीनों का बनेगा, कैसे बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट करने के लिए जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जी डैश है ना, और जी डैश और एफ डैश है, एफ डैश यहाँ है और जी डैश यहाँ है, मतलब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जी डैश एफ डैश एक ही लाइन में आ जाएंगे, वेरी गुड। तो मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 3, है ना। स्टेटमेंट्स वगैरह पहले बता चुका हूं मैं, वैसे ये क्वेश्चन लंबा होना था इसलिए मैंने स्टेटमेंट स्किप करी है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 3, 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये डेल वाली चीज रहने दो, पी क्यू ले लो भले, है ना। पी इंटू क्यू हो जाएगा एलएचएस में, पी इंटू क्यू हो गया इक्वल्स टू आरएचएस में आ जाओ। ये बीच वाली चीज को आप निगलेक्ट कर सकते हो ना, क्योंकि हमने उनको पी क्यू नोटेशन में डाल दिया। ये पूरा लिखो पहले, जी वाई एफ डैश एक्स इंटू ये पूरा जी डैश वाई एफ डैश, सॉरी एफ डैश एक्स नहीं, जी डैश वाई एफ एक्स, हाँ ये लिख दिया। अब क्या हुआ, देखो जी डैश वाई सब मल्टीप्लाई में है ना, सब मल्टीप्लाई में, एफ डैश एक्स जी डैश वाई की जगह पे आप ये फोर्थ इक्वेशन में से एस रख सकते हो, ब्रिलियंट रख सकते हो। तो आपने लिखा पी इंटू क्यू इज इक्वल टू जी ऑफ वाई लिखा इंटू एफ ऑफ एक्स लिखा इंटू में एस लिखा। अब ये कहाँ से आया, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से आपने वैल्यू पुट करी। अब एक और बात ध्यान से सुनना, कुछ लोग बोलेंगे कि वो तो जी डैश वाई एफ डैश एक्स था और ये एफ डैश एक्स जी डैश वाई है, तो बेटा हमने जो है प्रॉपर्टी पढ़ी है छोटी क्लासेस में कि मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आ गया मेरा, अब ये एस लिखा हुआ है ना, एस तो आ गया। अरे भैया लेकिन फंक्शन तो रिमूव हुआ नहीं, फंक्शन रिमूव हुआ नहीं मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन ये कहीं देखा नहीं लग रहा है, एफ एक्स जी वाई जेड के बराबर होता है, लिख दो जेड, क्या हो गया P इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एस। मतलब अब वो इंटू का साइन भले हटा दो, उसको क्या बोलोगे, पी क्यू इक्वल टू जेड एस, या फिर जेड एस को इधर लिख दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है जेड वाली टर्म लेफ्ट में कंसीडर की जाती है अधिकतर। तो जेड एस इज इक्वल टू पी क्यू, आ गया, वेरी गुड। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिली कि जो है एस है उसका पी और क्यू के साथ भी बन सकता है पेयर, कब डबल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, कब वाई के रिस्पेक्ट में करना है, कब एक्स वाले का वाई के रिस्पेक्ट में करना है, इस तरह की चीजें आपको सीखने मिली। फिर आपको ये भी सीखने मिला कि कैसे हम दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके भी फिर सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हमें कुछ केसेस में क्वेश्चन जो है हमारा z जो है वो एज इट इज मिल जाया करेगा। बहुत सारे केसेस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें जो यहाँ पे जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने में आपका जो आंसर आएगा उसमें z आ जाएगा ऐसा कैसा, तो आप उसकी जगह पे z लिख दोगे। अब इस पीडीई में z हो सकता है, z की कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं आपको जो फाइनल पीडीई होती है उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें
Z हो सकता है, X हो सकता है, Y हो सकता है, P हो सकता है, Q हो सकता है, R हो सकता है, S हो सकता है, D हो सकता है। और ये तो इनमें से कुछ भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर कॉन्स्टेंट आ गए साथ में, तो फिर ये चेक कर लेना कि आर्बिट्रेरी फंक्शन हटाने का बोला था ना, अगर फंक्शन हटाने का बोला था तो ए बी सी में से कोई एक आधी कॉन्स्टेंट आया होगा तो आंसर सही होगा, कोई इशू नहीं है ना। आंसर की ऑथेंटिसिटी चेक करना बता रहा हूँ। और अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने का बोला था फिर भी एबीसी में से कोई कांस्टेंट बचा है, तो ध्यान से देखना, अगर वो कांस्टेंट जो है वो बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा होगा तो उसे नहीं हटाएंगे हम। बीच में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा होगा का मतलब, जैसे मैंने एक क्वेश्चन करा था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला कि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा था। तो जो a है वो x के साथ में है, जुड़ा हुआ है, स्क्वायर हो रहा है उसके बाद जुड़ा हुआ है वो, और b जो है वो y के साथ जुड़ा हुआ है। तो a और b को हटाना है, कंपलसरी है। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने और कराया था कि z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, तो ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई में ए को हटाना कंपलसरी, बी वाई के साथ मल्टीप्लाई में बी को हटाना जरूरी है। पर ये जो ए बी है वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये ए बी बच भी जाता क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट ए और बी यहाँ पे तो ए बी को हटाना ही है, तो ऑब्वियसली ये भी हटेगा। तो इसके लिए अगर मान लो कि तुम ऐसा समझो, अगर ऐसा सी लिखा होता तो ये सी को हटाना हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए क्या, ए और एक्स को हटाना जरूरी है, एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाले केस की बता रहा हूँ। तो हमारे लिए ए और बी को हटाना जरूरी है, क्योंकि ए और बी एक्स और वाई के साथ में मल्टीप्लाई में या एडिशन में, होल स्क्वायर वाली चीजों में इनमें इन्वॉल्व है। अगर नहीं है, जैसे सी अकेला बैठा है बेचारा, कोई इशू नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि ए बी सी तीनों का हटाना है, फिर तीनों का हटाना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता बस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना है, तो ये रूल्स आप चेक कर सकते हो। अब देखो, मैंने आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के और फंक्शन के अच्छे खासे क्वेश्चंस कराए हैं, और क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट वाले कराए हैं, ठीक है। इजी तो आपको मैंने स्टेप्स के साथ ही समझा दिए थे, स्टेप जब बता रहा था। और डिफिकल्ट वाले जो है, मतलब थोड़े बहुत जो टफ आते हैं, अलग लेवल के अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो मैंने अभी आपको बोर्ड पे कराए हैं। दूसरी बात, आपको नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उनका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं बोल चुका हूँ, 3-4 बार बोल दिया मैंने। बट हाँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैंने देखा अभी तो। वैसे तो हम इसमें ही एलिमिनेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन भी करने वाले थे, पर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए स्पेशल फंक्शन वाला मैं इस वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ। बट इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो है, जो कि कल अपलोड हो जाएगी, उसमें एलिमिनेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन बता दूंगा मैं। और अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो मैं इनके मतलब आर्बिट्रेरी फंक्शन और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वालों के और भी क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दूंगा। आप बस कमेंट कर दीजिएगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वालों के और क्वेश्चन अपलोड कर दो, है ना, सिखाते हुए आर्बिट्रेरी फंक्शन वालों के कर दो या स्पेशल फंक्शन वालों के कर दो, तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपना बेस्ट देने की ट्राई की है, मैंने कोशिश की है कि जिस तरह से एक स्टूडेंट को जो जो प्रॉब्लम्स आती है वो सारी प्रॉब्लम्स को मैं माइंड में रखते हुए बताऊं कि क्या चीज़ें टीचर भूल जाते हैं कि वो एक टीचर है और बाकी हम लोग जो है स्टूडेंट है, और स्टूडेंट को स्टूडेंट के लेवल से समझाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बाकी जितने टीचर्स है यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे M2 के, वो सब थोड़े ज़्यादा एज के हैं, मीन्स वो हमसे बहुत पहले दे चुके हैं M2 की एग्जाम, ठीक है। और हमारी जनरेशन जो है, जो अभी पढ़ रही है, जैसे मैंने अभी सिर्फ 1 साल पहले पढ़ा, यानी कि 2nd सेमेस्टर में पढ़ा था, मैं 4th में हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा रिलेटेबल पता है कि कैसे इस जनरेशन को थोड़ा समझाना चाहिए चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियोस और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है आप कमेंट कीजिए। फर्स्ट चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। बाकी और वीडियोस भी मैं कंटिन्यू बनाऊंगा, आप कमेंट करते जाइए कि कौन कौन से टॉपिक्स की बनानी है। थैंक यू।